नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हूं और इन बड़ी खबरों के जरिए हम आपको, चाहे छोटे नगर हों या जिले हों या फिर बड़े महानगर हो, सभी खबरें आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन ये वो खबरें हैं जो दिन भर चर्चा में बनी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आएगी चंबल में दंगल। दरअसल ये चंबल में दंगल की बात कही जा रही है और क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी खबर होगी अनुष्ठान से हारेगा कोरोना, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं दतिया। और तीसरी खबर पथ के लिए पैरवी और आसमान से आफत की बारिश। और अगली लास्ट खबर होगी कौन सच्चा कौन झूठा। आप देखेंगे खबर बड़ी दिलचस्प है, आखिर सच्चा और झूठा कहना हमें क्यों पड़ा, वो भी आप देखेंगे। चंबल में दंगल की बात कही जा रही है, लेकिन दरअसल चंबल में दंगल हुआ क्यों, इसकी वजह भी हम आपको बता दें। वहां पर एक विधायक ने बड़ा आरोप लगाया है। चंबल के दंगल को आप नहीं जानते, इस वक्त चर्चा चंबल की हो रही है। लगातार लोगों के बीच में यही कहा जा रहा है कि चंबल में दंगल देखने को मिलेगा। और इस दंगल के बीच में सबसे बड़ी खबर यह आ रही कि विधायक ने यह कह दिया कि संक्रमण रोकने के प्रबंध तो किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन में शराब बेचने की अनुमति देना कतई ठीक नहीं है। सोनिया गांधी का भी उन्होंने पत्र का जिक्र किया, उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बना हुआ है चर्चा में। जिस तरह की खबरें सामने आ रही चंबल में दंगल और क्या है, क्या कहा विधायक ने, ये सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन की सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से इस देश के अंदर में जितने जो भूमाफिया हैं या जो शराब माफिया हैं या जो मिलावटखोर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार ने निर्णय लिया कि हम देश में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ और शराबखोरों के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और करेंगे नहीं बल्कि की। तो उस कार्रवाई में बहुत सारे लोगों को धराशायी किया। जो भूमाफिया हैं या जो शराब माफिया हैं या जो मिलावटखोर है, पैसा लेकर के और कांग्रेस पार्टी के जो 22 विधायकों को खरीदा है, मेरा सीधा आरोप है, तो उनको खरीदा है और ख़रीद करके उनसे जो पैसा लिया है, उन पैसों को उन्हें पटाने के लिए या उनके पैसों को उन्हें वापस करने के लिए ये उन्होंने एक माध्यम, उचित माध्यम समझा है। कम शराब की दुकानें खोलकर और उनसे जो पैसा लेकर के कांग्रेस की सरकार को गिराया है, उनकी भरपाई करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है कि मैं और मेरी पार्टी जितने मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनके ट्रेन के, रेल के किराए में जमा करती हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाए। दरअसल ये एक विधायक है, चंबल के विधायक है, और ये कह रहे हैं कि ट्रेन में जो लोग आना चाहते हैं उनको सोनिया गांधी ने एक पत्र भी लिखा। आपको याद होगा 2 दिन से ये खबर काफी चर्चा में बनी हुई है। सोनिया गांधी जी कह रही है कि जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रेन फ्री देने को तैयार है, लेकिन केंद्र पहले ही 85% किराया देने की बात कह चुकी है, 15% राज्य सरकार देने की बात कह रही है। तो फिर विवाद क्या? विवाद दरअसल ये है कि ये वही चंबल है जहां आने वाले दिनों में 22 सीटों पर चुनाव होना, जिसमें से 16 सीटें चंबल की है, ग्वालियर चंबल की है। तो वहां इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी और जहां जिसको मौका मिलेगा वो विधायक जी अपनी बात कह देंगे, क्योंकि समय यही है कि जनता के सामने हमारा मैसेज चले जाए और हमारी बात बन जाए। ब्रजेंद्र तोमर इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता ब्रजेंद्र से बात कर लेते हैं। ब्रजेंद्र, राजनीति काफी गरमाई हुई है और ये वही चंबल ग्वालियर क्षेत्र है जहां लगातार चर्चा का विषय है। कुछ दिनों बाद इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, लेकिन अभी तो कोरोना का संकट दिखाई दे रहा है। ऐसे में वहां के विधायक जो बयान दे रहे हैं, इसका कितना महत्व समझे? क्या ये चुनाव की दृष्टिगति है? जी, आपको बता दें, वर्तमान में जो मुरैना जिले से 6 विधानसभा सीटें थी, जिन पे 6 की 6 पे कांग्रेस का कब्जा था और इसमें से एक विधायक जो आकस्मिक निधन हो गया बीमारी के चलते। बाकी के 5 में से 4 विधायकों ने सिंधिया समर्थन में इस्तीफा दिया और एक विधायक अभी वर्तमान में जो रह गए हैं वो सबलगढ़ के बैजनाथ कुशवाहा हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि जो विधायकों के साथ खरीद फरोख्त हुई थी उसमें माफियाओं का हाथ था और माफियाओं को पैसे लौटाने के लिए कहीं ना कहीं शराब जैसी बुरी आदत वाली सामग्री को, दुकानों को सरकार द्वारा खोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे सीधा उन्होंने आड़े हाथों लिए उन पे आरोप लगाया है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक
कारणों के चलते ही हुआ है और जो आरोप लगाए हैं वो बैजनाथ कुशवाहा जी ने लगाए हैं। चलिए, बैजनाथ कुशवाहा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा 6 सीटें वहां की है, तो आरोप का कोई असर दिखाई देगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में एक ही विधायक है और सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं उनके द्वारा पूरी नजर बनाई हुई है और कांग्रेस वर्तमान में उपचुनाव की मूड में जा चुकी है और वो अपने उपचुनाव पे फोकस कर रही है। जनता में जो भी मैसेज है वो दे रही है और जो भी उनके मुद्दे हैं उन्हें बाहर लेके आ रही है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को संबल मिल सकता है। चलिए, चंबल में दंगल भी होगा, संबल भी मिलेगा, किसको संबल मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो जनता तय करेगी। गजेंद्र, आप निगाह बनाए रखिएगा और जब कभी फिर इस तरह के इलेक्शन सामने आएंगे तो साफ हो जाएगा कि किसको संबल मिलने वाला। लेकिन पद के लिए पैरवी, आपको याद है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव की सुगबुगाहट है और सुगबुगाहट के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी कही जा रही है और लगातार ये कहा जाने लगा है कि या क्या मंत्रिमंडल में कौन स्थान पाएगा, जिसे लेकर लगातार चर्चाओं के विषय बने हुए। भोपाल मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज दिखाई दे रही। पूर्व मंत्री इमरती देवी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीडी शर्मा साहब से मुलाकात की। इससे पहले सीएम शिवराज से भी उनकी मुलाकात हो चुकी। इमरती देवी की चर्चा मंत्री बनाने का पहले से चल रही है, लेकिन इमरती देवी ये कह रही है कि हाईकमान तय करेगा कि आखिर होगा क्या। लेकिन इमरती देवी जी, आप यदि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंची है तो ये बदला हुआ रूप है। पहले कांग्रेस के दफ्तर जाया करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जा रही है। इमरती देवी और गोविंद राजपूत दोनों बड़े नेता जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है, तो दोनों की चर्चा बीडी शर्मा साहब से हुई है, वहां मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, चलिए समझ लेते हैं अपने सहयोगी आकाश से और जानने का प्रयास करते हैं। आकाश, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? इमरती देवी भी वहां पहुंची, गोविंद राजपूत भी वहां पहुंचे और चर्चा यह भी है कि कमल पटेल भी आज बीडी शर्मा साहब से मिलने पहुंचे थे। तो क्या यह मान लिया जाए इलेक्शन को लेकर तेजी से काम शुरू हो गया चूंकि कमल पटेल का वहां पहुंचना है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी चल रही है, क्या दिखाई दे रहा है और इमरती देवी क्या उम्मीद लेकर पहुंची थी? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की में जो है मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी तरीके से संभावना। यही कारण है कि जिस तरीके से पहले जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है मुलाकात की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उनकी तारीफ भी की थी। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भी जो है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके निवास पर भी जो है, चाहे हम इंदल सिंह कंसाना की बात करें या प्रभुराम चौधरी की बात करें, वो दोनों नेता पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो है इमरती देवी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने उनके निवास पहुंची थी। यहां पर तकरीबन आधे घंटे तक वो रही, उनसे चर्चा की और उसके बाद जब वो वापस लौटी तो उन्होंने इस मुलाकात को सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जरूर उन्होंने कहा कि वो जो है पार्टी के लिए काम करना चाहती हैं और पार्टी जैसा तय करेगी, पार्टी हाईकमान जैसा तय करेंगे, जो दायित्व उन्हें देंगे वैसा काम वो करेंगी। और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करना और यहाँ पर पहले से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खेमे के मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ जो है बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच चर्चा होना साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तैयारी है वो बीजेपी में शुरू हो गई है। खास तौर पर जो 6 मंत्री जो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और इस कांग्रेस की सरकार को गिराने में जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्योंकि विधायक होने के साथ साथ मंत्री पद छोड़ना एक बड़ी बात थी। और आकाश, मंत्री पद छोड़ना बड़ी बात थी, लेकिन जो लोग लगातार कांग्रेस में रहे हो, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी राजनीति की शुरुआत की हो, अनुभव कैसा था? इमरती देवी से यह भी पूछ लेते कि आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आप पहुंची है, पहले दूसरे दफ्तर में जाया करती थी कांग्रेस के, और आज बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर दोनों पार्टियों में, एक कैडरवेस पार्टी मानी जाती है और एक अलग तरह की पार्टी मानी जाती है। तो अनुभव कैसा था, ये भी पूछ लिया गया उनसे आप? जी निश्चित रूप से अनुभव की बात करें तो मनोज जी, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ मौका होता। यही कारण है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ मौका नहीं मिला, कांग्रेस में उनकी लंबे समय से अनदेखी की गई, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और अगर हम इमरती देवी की बात करें या गोविंद सिंह राजपूत की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें,
वो तमाम मंत्री कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते। तो यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब दामन छोड़ा कांग्रेस पार्टी का, तो ये तमाम जो वर्ग है वो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। और साफ तौर पर अभी भी अगर हम तमाम लोगों की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा अनुभव अगर बेहतर किसी का रहा इमरती देवी का अगर किसी के साथ, तो वो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज के लिए जयकारे लगाते हुए वो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी नजर आई हैं। और यहां पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराज पहले हैं, उसके बाद पार्टी है, और अब पार्टी के गुणगान जरूर वो कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं पार्टी का गुणगान अब उनको करना पड़ेगा। और बीजेपी में, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी केडर बेस पार्टी होने के साथ साथ एक बीजेपी की विचारधारा है। अब उस विचारधारा को जो है इन तमाम नेताओं को जो कांग्रेस के दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको अपनाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में भले के लिए उनको पद जरूर मिल जाए। आकाश, एक छोटी सी आपसे एक मेरा सवाल और था कि ये जो सब देख रहे हैं आप, सुगबुगाहट है, जाना आना जाना लगा हुआ है, कभी कोई नरोत्तम मिश्रा जी से मिलता है, कभी कोई किसी से मिलता है, तो क्या ये माना जाए कि जल्द देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल का विस्तार? जी निश्चित रूप से जो खबरें मिल रही हैं माना यही जा रहा है कि 2-3 दिनों में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं पेच की बात करें तो बीजेपी संगठन के लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो पहले ही जो है मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री है, उनको भी जो है इस मंत्रिमंडल में जगह देना है। और ऐसे में कई जगह जो है बीजेपी नेताओं का खुद जो है जो सीनियर लीडर्स है उनका विरोध भी जो है बीजेपी के युवा विधायक कर रहे हैं। तो ऐसे में सामंजस्य बनाकर जो है मंत्रिमंडल में तमाम नेताओं को जगह दी जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और यही कारण है मनोज जी, मुझे लग रहा है कि इतनी देरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इसको लेकर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि जब 5 लोगों को जी मनोज जी। चलिए आकाश, निगाह बनाए रखिएगा, लेकिन यही है कि इस समय राजनीति ये कह रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाए। देर हो पर अंधेर होगा तो भारी पड़ सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर जो आ रही है वो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 10 दिन से पंडितों द्वारा दतिया के पीताम्बरा पीठ में विशेष अनुष्ठान किया गया, जो आज संपन्न हुआ, जहां मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने पूरे परिवार के साथ विशेष अनुष्ठान की पूर्णाहुति देने पहुंचे। ऐसा ही विशेष अनुष्ठान 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब किया गया था। उसके बाद जब भी राष्ट्रीय आपदा या संकट होता है, ट्रस्ट द्वारा इस तरीके के अनुष्ठान किए जाते रहे हैं। आज भारत में सबसे बड़ा खतरा कोरोना संक्रमण का है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि विशेष अनुष्ठान के बाद संकटों से निपटा जा सकता है। लिहाजा प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीताम्बरा मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्णय लेने के बाद अनुष्ठान कराया गया। अनुष्ठान से क्या हारेगा कोरोना, यही सबसे बड़ी खबर है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है, अनुष्ठान कर रहे हैं। और हमेशा वो कहते भी हैं जब कुछ भी अच्छा होता है तो वो कहते हैं कि माई के आशीर्वाद से ये हुआ है, और जब कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती, महामारी जैसी चीजें, बीमारी, तो कहते हैं माई सब ठीक करेंगे। और आज फिर माई के दरबार में है, जैसा नरोत्तम मिश्रा कहते हैं। क्या उन्होंने अनुष्ठान किया, क्या हुआ, चलिए मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र गोस्वामी जुड़ रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। जितेंद्र, किस तरह का यह अनुष्ठान हुआ? और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा वहां इस तरह के अनुष्ठान होते रहे जब भी कोई। मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, माफ कीजिएगा। मनोज जी, इस तरह की जब भी कोई बड़ी विपदा आई है, आपदा आई है या कोई अच्छा काम हुआ है तो नरोत्तम मिश्रा जी वहां जरूर पहुंचे, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मां के दरबार में ऐसा कहते हैं कि बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। और इस समय तो हम बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। किस तरह का अनुष्ठान हुआ और क्या कहा जाए इसको लेकर? राष्ट्र पर जब भी आपदा आती है तो विशेष रूप से श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, और राष्ट्रीय कोष द्वारा भी कई बार पैसा आया है, यहाँ उसके अनुष्ठान हुए हैं। तो इतनी बड़ी महामारी फैली है देश में, तो इसके लिए पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट ने विशेष निर्णय लिया, जिसमें बैठक भी हुई, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे बैठक में और अनुष्ठान करने की बात हुई। इसमें इन्होंने विशेष रूप से भागीदारी ली और 10 दिन तक जप चला माई का, बाम मां बगला मुखी का। तो जप होने के बाद उसका नरोत्तम मिश्रा द्वारा संकल्प दिया गया। सब परिवार के साथ वो 10 दिन पहले पहुंचे थे। उसके बाद लगातार पंडितों द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा था, आज उसकी पूर्ण आहुति थी। पूर्ण आहुति में सब परिवार वो लगभग 1.5 से 2 घंटे के तक रहे और उन्होंने हवन किया। और हवन ऐसी मानता है कि निश्चित रूप से इसका फल मिलता है और देश को लाभ मिलेगा इसका। जी
लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मनोज की लगातार इस तरह की आपदा विपदा जब भी आई है तो वहां के लोगों ने निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय लेने के बाद जैसा आपने कहा ये अनुष्ठान करीब 2 घंटे चला है, तो क्या माना जाए जिस विपदा से पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया जूझ रही है, निश्चित रूप से एक रास्ता निकलेगा और माँ कुछ करेगी? आपको ये बता दें, ये अनुष्ठान 2 घंटे नहीं, लगभग 10 दिन से लगातार पंडितों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लगभग 101 पंडित प्रतिदिन जप माई का जप, माँ बगलामुखी देवी का जप कर रहे थे। इसकी आज पूर्ण आहुति थी। पूर्ण आहुति देने के लिए वो दतिया पहुंचे थे, सब परिवार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने उसकी पूर्ण आहुति में हवन किया और जो हवन चला वो 2 घंटे के लगभग चला। 2 घंटे में पूर्ण आहुति के बाद वो वहां से रवाना हो गए। तो बीच बीच में जब भी देश पर विपत्ति आई है तो पीताम्बरा पीठ मंदिर पर राष्ट्रीय अनुष्ठान हुआ है और राष्ट्रीय अनुष्ठान को आपने देखा होगा, ये कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भी यहाँ विशेष अनुष्ठान हुआ था। चीन द्वारा 1962 में आक्रमण किया गया था, तब भी अनुष्ठान यहाँ विशेष हुआ था। बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा यहाँ करवाया जाता है, वो आते रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए आते हैं। जब भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो यहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए मनोज, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि क्या अनुष्ठान से हारेगा कोरोना, और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ तो असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में धर्म संस्कृति सबका अपना वो है, लोगों का अपना विश्वास है और इस विश्वास के भरोसे ही हम सब चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर एक ऐसी खबर है जो किसानों के लिए नुकसानदायक है, किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के संक्रमण के काल में लॉकडाउन के बीच बेमौसम बारिश किसानों और व्यापारियों के लिए कहर बनकर टूटी है। बारिश से किसानों व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो लॉकडाउन के कारण फसलों की कम कीमत और ऊपर से प्राकृतिक कहर ने किसानों की कमर तोड़ दी है। देवास के सोनकच्छ की ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, वहां के नगर सहित अचानक हुई बारिश से सैकड़ों कुंटल अनाज भीग गया। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी में इस आफत की बारिश से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। बाहर पड़े सैकड़ों कुंटल गेहूं और चना बारिश से भीग गए। वहीं बारिश के खेत में रखी प्याज और लहसुन की फसल भी बर्बाद हो गई। आसमान से आफत की जो बारिश दिखाई दे रही है, ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिएगा सोनकच्छ के मंडी की। यहाँ पर अनाज जो रखा हुआ था, अचानक बारिश आई और उससे पूरी तरह भीग गया। ये गेहूं आप देख रहे हैं, किसान दिन भर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि जब फसल का कटेगी तो फसल के बाद हमें उसका उचित दाम मिलेगा और उससे हम अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन एक तो ऑलरेडी पूरे देश भर में कोरोना का कहर बरपा है और ऐसे में बारिश का कहर और हो जाए तो फिर किसानों की कमर टूट जाती है। लेकिन ये फसल यहाँ लाई गई थी मंडी में जो अनाज रखा हुआ था उस पर पानी पड़ा है। चलिए देवास चलते हैं और देवास में एहतेशाम से समझते हैं इस खबर को। एहतेशाम, आपका स्वागत है। लेकिन खबर यह है कि बेमौसम बारिश ने कमर तोड़ दी किसानों की और हम देख रहे हैं इस वक्त हर जगह परेशान है किसान। कुछ लोग इस बात को लेकर है कि फसलें कब बिकेंगी। हालांकि सरकार का दावा है कि फसल खरीदने के मामले में सरकार, कल नरोत्तम मिश्रा जी ऐसा कह रहे थे कि रिकॉर्ड टूटा है। पर आप क्या कहेंगे, ये बारिश कितनी देर चली, कितना बड़ा नुकसान हुआ और किसानों का होगा क्या आखिर? जी बिल्कुल मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि किसानों को दोहरी मार पड़ी है, तो निश्चित तौर पर ये दोहरी मार ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें देवास जिले की सोनकच्छ की, तो सोनकच्छ में आज करीब दोपहर में 20 से 25 मिनट, तकरीबन आधा घंटा हम कह सकते हैं कि जो बारिश हुई, और ये सोनकच्छ क्षेत्र के आसपास के जो करीब 1 दर्जन गांव है और 1 दर्जन गांवों को भी जो है प्रभावित किया। मनोज जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सोनकच्छ की मंडी में जिस तरह से खुले में जो है यहाँ पर अनाज जो है पड़ा हुआ था या रखा हुआ था, वो अनाज जो है काफी मात्रा में खराब हुआ है। इसमें व्यापारियों का अनाज भी जो है खराब हुआ है, किसानों का भी अनाज जो है खराब हुआ है। और एक इसके साथ ही जो है एक हम इसको बुरी खबर भी कह सकते हैं कि जो किसानों के खेत में लहसुन और प्याज जो रखे हुए थे वो काफी मात्रा में जो है गीले हुए हैं और इस बारिश ने जो है नुकसान पहुंचाया। तो एक कोरोना महामारी जो चल रही है, जिसको लगातार जो है हम अगर बात करें किसान या आमजन या पूरा हिंदुस्तान जो है उससे फाइट कर रहा है या झेल रहा है, उसी के बीच में ये अब एक कुदरत की मार जो है आसमान से जो बरसी है, तो किसानों को कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान भी हुआ है। और मनोज जी, जिस तरह से फसल के नुकसान की आपने बात कही है, तो फसल के नुकसान तो काफी हुआ है। हम निश्चित तौर पर उनको पूरे आंकड़ों में आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये बात तय है कि जहां पे जिसकी फसल रखी हुई थी, इस बारिश ने उसको भिगोकर रख दिया है। जी मनोज जी, चलिए, बड़ा नुकसान है। और दरअसल प्याज और लहसुन के बारे में यह कहा जाता है कि जरा सा पानी लग जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती है और किसान की मेहनत पर पानी फिर जाता है।
पानी ने काम ही ऐसा किया है। बहुत परेशान है इस वक्त किसान, कहीं अपनी फसल बेचने को लेकर परेशान है तो कई ये चाहते हैं कि जो अचानक मौसम बदला है, जिस मौसम ने कमर तोड़ी है किसानों की, इससे राहत दे, और ऐसी उम्मीद है किसान लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पीपीई किट की कमी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल और नरसिंहपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना आमने सामने आ गए। बता दें, पिछले दिनों पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने जिला अस्पताल में डॉक्टर को डिलीवरी गाउन पॉलीथिन पहने देख नाराजगी जताई थी। साथ ही उन्होंने पीपीई किट की कमी को लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ पर आरोप लगाए थे। कलेक्टर दीपक सक्सेना से इसे खारिज कर दिया और कहा कि जिले में पीपीई किट की कोई कमी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जिला प्रशासन का पीपीई किट खरीदी या सप्लाई का कोई दायित्व नहीं है। अब सवाल यह है कि कौन सच्चा और कौन झूठा, यही एक खबर है। और इसमें आप देखिएगा जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो जालम सिंह पटेल है, वहां के विधायक है, वो बैठे हुए हैं। बात कुछ इस तरह की है कि वहां के जो सीएमएचओ है जब पहुंचे तो उन्होंने गाउन पहन रखा था। गाउन पहना तो विधायक जी एकदम नाराज हो गए। और ये तस्वीर भी आप देखिएगा, उन्होंने कहा ये क्या पहन रखा, किस तरह का ये पीपीई किट है। तो जवाब नहीं दे सके तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि पीपीई किट तो हमें है ही नहीं, इसी तरह के किट हमें दिए गए हैं। कलेक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी और जब कलेक्टर साहब बड़े बड़े दावे करेंगे, ये बात सामने आएगी, खुल जाएगी, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, सच्चाई सामने आ गई तो कलेक्टर साहब नाराज हो गए। अब दोनों के बीच में विवाद हो गया। लेकिन विवाद के बाद क्या हुआ, हम अपने सहयोगी से समझ लेते हैं। इस समय मेरे साथ नरेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, मदन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मदन, किस तरह का ये विवाद सामने आया, क्या माना जाए वहां वास्तव में किट नहीं मिले हैं? क्योंकि दावे तो सरकार की तरफ से यही किए जाते हैं कि बहुत किटों की व्यवस्था की गई है, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, कतई देखने में नहीं आती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नाराज होना पड़ा, सच्चाई क्या है? मनोज, बताना चाह रहा हूँ, ये मामला लगातार लॉकडाउन के समय से है कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहाँ सबसे पहले लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 21 मार्च से यहाँ लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। लेकिन प्रारंभ लॉकडाउन के चलते हुए, क्योंकि जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर जिले का जो है प्राण, जिसे हम कह सकते हैं कि जिले से चारों तरफ से जो भी मरीज आते हैं वो जिला चिकित्सालय ही आते हैं। वहां पर पीपीई किट की जो कमी है वो लगातार सिविल सर्जन द्वारा बताई जा रही थी और जितनी भी मीटिंग्स हैं या कमिश्नर आए थे और जो भी विधायकों की आपदा प्रबंधन की बैठकों में उन्होंने अपने मौखिक रूप से वहां पर ये बात रखी कि मेरी पीपीई किट की कमी, लेकिन उसको नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया गया। उसके चलते हुए उन्होंने विधायक जालम सिंह जी से मांग की पीपीई किट की, तो विधायक जालम सिंह जी ने तत्काल भोपाल से या जहाँ से उन्होंने व्यवस्था करा के उन्होंने जाकर वहाँ पीपीई किट जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन को दी। वहाँ सीएमएचओ भी मौजूद थे, वहाँ कलेक्टर मौजूद नहीं थे। तो सीएमएचओ के सामने एक डॉक्टर जो है वो सेफ डिलीवरी किट पहनकर आ गए, जो कि कोविड-19 खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनकी जांच करते हैं ओपीडी में, वो आ गए। तो जालम सिंह जी ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया सेफ डिलीवरी किट है और ये क्योंकि पीपीई किट नहीं है इसलिए वो पहने हुए। तो कुल मिला के ये बात वहां पर जालम सिंह जी भड़क गए और उन्होंने इस बात को संकट, डॉक्टरों के ऊपर संकट के कारण उनका क्रोध जागा और उन्होंने सीएमएचओ से, जो सीएमएचओ ने भी कमी की बात कही, सिविल सर्जन ने भी कमी की बात कही और वहीं सिर्फ कलेक्टर साहब जो है उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि कमी नहीं है। इसके चलते हुए ये विवाद सामने आ रहा है। चलिए सीएमएचओ और सीएमएचओ सिविल सर्जन के बीच आपसी मतभेद के कारण ये सब बातें सामने आ रही। चलिए, आपसी मतभेद है या सच्चाई सामने आ गई, अलग मुद्दा है। इस बात को लेकर वहां के विधायक और कलेक्टर ने क्या कहा, चलते चलते ये भी सुन लीजिए। लगातार शासन जो है लगातार पीपीई किट सप्लाई कर रहा है। पीपीई किट की जो सप्लाई होती है, जो हेल्थ का जो कॉर्पोरेशन है, वो सीधा सीएस को और सीएमएचओ को करता है उनके कंजम्पशन के आधार पर। मेरे को आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि पीपीई किट की कोई कमी यहाँ पे है या किसी को पीपीई किट की आवश्यकता है। अब उनका इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता। किसी डॉक्टर ने मुझे शिकायत नहीं की कि उनको पीपीई किट नहीं मिली। एक बात, माननीय विधायक जी से भी मैं लगभग रोज ही चर्चा करता हूँ, मेरे ख्याल कल शाम को ही मेरी उनसे चर्चा हुई है। माननीय विधायक जी ने भी संभव या भूल गए होंगे वो, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इस तरह की कोई शिकायत उनके नॉलेज में आई थी। मैं सीएमएचओ को और सीएस को दोनों को निर्देशित करूंगा कि वो एक दफे देख लें कि किसी डॉक्टर को क्यों शिकायत है। जिला कलेक्टर की जो लापरवाही है या जो हमारे सीएमएचओ की लापरवाही है, उनको देखना था। और जो हर मीटिंग में बात हो रही थी, बोले साहब हर मीटिंग में बात होती थी, सीएमएचओ भी होते थे कि साहब डिमांड रखी आ जाएगा, 45 दिन में नहीं आ गए। हमने बुलाए तो तुरंत आ गई। 3 दिन के नोटिस में हमने बुला के लोगों को, पहले हमने पुलिस को दी, पत्रकार गणों को दी, डॉक्टर्स को दी,
तो ये तो निगलेंसी है, इसके खामियाजा जनता को सबको भुगतना पड़ेंगे। ये ठीक नहीं, कहीं से कहीं जैसे उसको मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कल। चलिए, जालिम सिंह पटेल साहब है जो कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से अब ये दोनों के बीच में निगलेजेंसी है, क्या चल रहा है। लेकिन जालिम सिंह पटेल साहब भी हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने कुछ कामों को लेकर। अब इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, पर मिड सेशन में इतना ही। और मिड सेशन में जिन 5 खबरों के जरिए हमने आपको वाकिफ कराया, मिलाया, इन खबरों का मकसद भी यही था कि जो सच्चाई है वो आपके सामने आए। चाहे फसलों को लेकर बात हो या फिर पीपी किट को लेकर क्या विवाद हुआ, और मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर होगा कब, क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं वो मंत्री जो पूर्व में मंत्री कांग्रेस में रहा करते थे। ये तमाम सारे खबरें थी। कल फिर मिड सेशन में आपके साथ कुछ नया लेकर प्रस्तुत होंगे और मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।